महबूब की मुफ्ती में आपने पैगाम भेजा है। महबूब की मुफ्ती में आपने पैगाम भेजा है। मैंने पैगाम की प्रीविस में प्री बीएसटीसी की क्लास भेजी है। मैंने पैगाम की प्रीविस में प्री बीएसटीसी की क्लास भेजी है। तो आइए मेरे साथ मिलकर दीजिए अपने सपनों को जान, क्योंकि मैंने आपको सिलेक्शन की पहचान भेजी है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेशन गुरु पर। साथियों, मैं डीएस चौधरी आपको शिक्षण अभिरुचि में सामाजिक परिपक्वता पढ़ा रहा था। हम बात कर रहे थे सामाजिक परिपक्वता परिपक्वता की। उससे पहले नए साथियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो साथी नए हैं या अभी तक जुड़े नहीं है वो हमारी क्लास में जुड़ जाए। साथियों, हम बात कर रहे थे सामाजिक परिपक्वता की। सामाजिक परिपक्वता क्या होता है? मतलब समाज में कोई आदमी, कोई भी बालक जो कैसे परिपक्व स्थिति प्राप्त कर सके, जो समाज में रहता है, समाज में सीखता है, समाज के रीति रिवाज, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कार्यक्रम आदि किसी प्रकार की घटना को देख के जो अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ता है, वो सामाजिक परिपक्वता है। साथियों, कोई भी मनुष्य अपना जो मानसिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक आदि अपने पक्षों का इस प्रकार से व्यवहार कर सके कि समाज में किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उत्तम निर्णय ले सके, उत्तम व्यवहार कर सके, जो संतुलित व्यवहार कर सके, वो सामाजिक परिपक्वता है। और समाज उसे ही आदर्श व्यक्ति या आदर्श नागरिक की मान्यता देता है। साथियों, सामाजिक परिपक्वता में फिर हमने पढ़ा था इसके विभिन्न पक्ष, और विभिन्न पक्षों में था शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये हमने इसमें सामाजिक परिपक्वता के पक्ष पढ़े थे पिछली क्लास में। इसके अलावा हमने पढ़े थे इसमें सामाजिक परिपक्वता के प्रशिक्षण की विधियां जो थी अनुकरण द्वारा। कोई भी बच्चा किसी अपने शिक्षक का, टीचर का, अपने रोल मॉडल का अनुकरण करता है, उसके माध्यम से समाजीकरण करता है। उपदेश द्वारा, बच्चा जन्म से माता पिता के उपदेश सुनता है और उसी से अच्छा बुरा का निर्धारण करता है। इसके अलावा पुरस्कार से या दंड से। कोई भी बालक है पुरस्कार के लिए काम करता है या पुरस्कार के लिए ललायत रहता है, या बुरा काम करने पर उसे दंड दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से अच्छा समाजीकरण सीखता है। यह भी पुरस्कार और दंड सामाजिक परिपक्वता के प्रशिक्षण की विधि थी। इसके अलावा अपने एक विधि थी पहचान की। पहचान के लिए वो देखता है जिसका वो अनुकरण कर रहा है उसकी पहचान क्या है, और वही पहचान अपने जीवन में धारण करना चाह रहा है। तो एक विधि थी पहचान की। कुल मिला के हमने इस प्रकार से समाजीकरण की, जो समाजीकरण परिपक्वता का प्रशिक्षण था, उसके लिए हमने विधियां पढ़ी थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था सामाजिक परिपक्वता के लिए सामाजिक अभिकरण, और उसमें हमने पढ़ा था केंद्र बिंदु होता बालक। एक बार बड़ा मोटा मोटी मैं आपको रिपीट कर देता हूं। केंद्र बिंदु होता बालक, और उसमें अपने दो स्रोत पढ़े थे, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में कौन आता है? माता पिता, परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव या कार्यक्रम। लेकिन याद रखना, जो सांस्कृतिक संस्था है वो किस में आती है? द्वितीयक स्रोत में। शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक और सांस्कृतिक।
ये सब आती है द्वितीयक स्रोत में। और इस अभिकरण का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? बालक होता है। साथियों, इस प्रकार हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था शिक्षक किस प्रकार से बच्चों का समाजीकरण करता है और किन किन नियमों द्वारा वो समाजीकरण कर सकता है। समाजीकरण करने के लिए पहले शिक्षक का अच्छा समाजीकरण होना चाहिए और उसके बाद में फिर वो बालकों का समाजीकरण करेगा। उसकी शिक्षक के लिए खास बात थी कि वो खुद पहले आदर्श रूप में प्रस्तुत हो। फिर हमने शिक्षक के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे का फिर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। प्रिय साथियों, अब हम पढ़ते हैं शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में। शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में पार्सन्स कहता है, क्या कहता है, सामाजिक जो है सामाजिक परिपक्वता वो क्या संपूर्ण मानवीय संबंधों तथा प्रतीकात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में इसे परिभाषित करता है। पार्सन सामाजिक परिपक्वता को क्या करता है? संपूर्ण मानवीय संबंधों तथा प्रतीकात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में इसे परिभाषित करता है। संपूर्ण मानवीय संबंधों, जो मानव के आपस में संबंध है और हर संबंध के साथ, हर रिश्ते के साथ वो कुछ तरह से समाज के नियम है, किस तरह से समाज के जो रीति रिवाज है उन सब को कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। तभी तो क्या करता है? संपूर्ण मानवीय संबंधों का वो अध्ययन करता है। सामाजिक व्यवस्था समाज में, मनुष्य में तथा हर परिस्थिति में व्यवस्था है। संपूर्ण जो मनुष्य उसके समाज में संपूर्ण व्यवस्था और हर परिस्थिति की जो व्यवस्था है उसके साथ उसका संबंध बनता है। एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, एक्चुअल में सामाजिक परिपक्वता है क्या? अपन से मतलब ये जो सिलेबस में इस चीज को क्यों डाला है, टॉपिक को, सामाजिक व्यवस्था को अपन को किस प्रकार से पढ़ना है, सामाजिक परिपक्वता से इसका मतलब क्या है? आपको सीधी सीधी अपनी भाषा में बताऊं तो सामाजिक परिपक्वता से सरकार इसको डालने का उद्देश्य या शिक्षा का इसमें डालने का उद्देश्य यह है कि अपन जब प्री बीएसटीसी कर रहे हैं तो आगे जाके अपन बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपन को इस सामाजिक परिपक्वता में मतलब कोई भी शिक्षक, पढ़ाने वाले शिक्षक कैसा सामाजिक है, किस तरह से सामाजिक है। क्योंकि किसी ने कहा ना, क्या महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके पास टीवी कितनी बड़ी है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप टीवी में देखते क्या है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके पास मोबाइल कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस मोबाइल में देखते क्या है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके पास कपड़े कितने महंगे, कपड़े कितने अच्छे हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उस कपड़ों से ढका हुआ शरीर है, उसका व्यवहार कैसा है, वो व्यवहार कैसा करता है, ये बात महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक परिपक्वता से यही बात महत्वपूर्ण है कि वो समाज में किस प्रकार से व्यवहार है, वो समाज में परिपक्व रूप से व्यवहार कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर वो व्यवहार कर पाएगा तो उससे बच्चे भी सीखेंगे। शिक्षक अच्छा सामाजिक है तो बच्चे भी उससे सीख के अच्छा सामाजिक होंगे। बच्चे हमेशा शिक्षक का अनुकरण करते हैं, वो शिक्षक का रोल मॉडल मानेंगे और रोल मॉडल मानेंगे तो उनका अनुकरण अच्छा होगा, अनुकरण अच्छा होगा तो शिक्षक है वो अच्छी चीज सीखेगा। अगर कोई शिक्षक भी सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं है तो वो बच्चों को कभी भी परिपक्व नहीं बना पाएगा। वो बच्चों को बिगड़ेल प्रवृत्ति में डालेगा, बच्चों को बुरी आदतों में डालेगा और बच्चों के दिमाग में मतलब एक तरह से युगों में हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी और केवल वो फिर बुरी आदतों में लगने लगे, क्योंकि उनको लगेगा देखो हमारे गुरु जी इतने बड़े हैं और वो भी इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमें भी इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें ये सोचने के लिए मतलब समय भी नहीं मिलेगा, उसकी सोच यहां तक जाएगी भी नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसका रोल मॉडल उस तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से बच्चे व्यवहार करेंगे। इसलिए अपन शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में, यह सामाजिक उपतंत्र से मतलब क्या है? संबंधों की जटिल व्यवस्था है, मानवीय क्रिया के फलस्वरूप समाज का निर्माण करता है और यथार्थ क्रिया और प्रतिकाल सामाजिक क्रिया संबंधों को विकसित करता है। उपतंत्र से मतलब इन बातों को ध्यान में रखते हैं अपन। आगे हम बात करते हैं सामाजिक, संपूर्ण सामाजिक संबंधों का नाम ही क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। बार बार सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है? संपूर्ण संबंध, मानवीय संबंध, ये क्या है? यही तो सामाजिक व्यवस्था है। साथियों, सामाजिक व्यवस्था के लिए आगे मैं अगले टॉपिक पे बात करूं तो देखिए
शिक्षा उपतंत्र में किसने परिभाषित किया था? पार्सन्स ने किया था। और हम शिक्षा और एक तंत्र की बात कर रहे हैं, और तंत्र एक क्या है? सामाजिक व्यवस्थाओं में देखो, जैसे सामाजिक व्यवस्था होती है भारतीय सामाजिक व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था, इस प्रकार एक तंत्र क्या है? तंत्र है संबंधों की जटिल व्यवस्था, जो सामाजिक संबंध है उनकी जटिल व्यवस्था, या यूं कह सकते हैं मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप समाज का निर्माण करता है यह तंत्र। यथार्थ और प्रतिकाल क्रिया सामाजिक संबंधों को विकसित करती है। यहाँ यथार्थ का मतलब जो वास्तविक हो, प्रतिकाल का मतलब जो लगातार हर समय हर काल में चलने वाली क्रिया जो क्या करती है? सामाजिक संबंधों को विकसित करती है। यानी कि जो वास्तविक क्रिया और हर समय हर काल में हर वक्त जो बच्चा सीखता है वो बच्चों को क्या करती है? सामाजिक संबंधों को विकसित करती है, बच्चे के सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। संबंध कैसे? जैसे माता पिता का संबंध है बच्चे के साथ, तो माता पिता का संबंध तो है, बच्चे का माँ के साथ संबंध, बच्चे का पिता के साथ संबंध, लेकिन उन संबंधों को वो वास्तविक अर्थ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बच्चा ये मान रहा है नहीं मान रहा है कि मेरे पापा के साथ क्या संबंध होना चाहिए, पापा के लिए पापा क्या होते हैं, इसके अर्थों में पापा की वो बच्चा कितनी इज्जत करता है, कितना उसका मान सम्मान करता है, वो संबंध इस व्यवस्था से विकसित होते हैं। फिर अपन बात करेंगे सामाजिक उपतंत्र की। उपतंत्र की बात करूं तो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत सारी सामाजिक उप व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है। एक सामाजिक व्यवस्था कई सारी उप सामाजिक व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है, और प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में सभी उप सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो समाहित होती है, और उप सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। तो उप सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक क्या है? अनुप्रस्थ काट है। यानी अपन उसमें कमल की जो नाल की तुलना कर सकते हैं, कमल की नाल होती है उसको अपन काट देते हैं तो उसमें काटे गए हिस्से में और उसमें सभी में समान छेद होते हैं, तो वो क्या है? सामाजिक उप व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का आपस में संबंध होते हैं उनको जोड़े रखती है। ये आती है उपतंत्र। और उपतंत्र में क्या होते हैं? तीन तत्व होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक उप व्यवस्था, उसमें तीन तत्व होते हैं, संरचना, व्यक्तिगतता और सांस्कृतिकता। ये आपस में उनको तीन तत्व होते हैं जो आपस में इनका संबंध बनाए रखती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक सामाजिक व्यवस्था में कई उप सामाजिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, और एक सामाजिक उप व्यवस्था अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है। ये आपकी सामाजिक व्यवस्था में आता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं सभी उप सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य अंतर क्रिया होती है वो चलती रहती है। सभी एक सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर जितनी भी उप सामाजिक व्यवस्था होगी उनके बीच जो अंतर क्रिया होगी वो हमेशा आपस में क्या होती है? चलती रहती है। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था है वो देखिए किस प्रकार से है। देखिए उपतंत्र में शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और राजनीति इनका आपस में क्या है? एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यानी कि यूं क्यों? उत्कर्णी संबंध है। शिक्षा का सामाजिक व्यवस्था के साथ, सामाजिक व्यवस्था का शिक्षा के साथ, राजनीति का सामाजिक व्यवस्था के साथ और सामाजिक व्यवस्था का राजनीति के साथ, तथा शिक्षा और राजनीति ये भी आपस में क्या है? एक दूसरे से अंतर संबंधित है। शिक्षा और राजनीति एक दूसरे से अंतर संबंधित है, तभी तो हम देखते हैं विश्वविद्यालयों में राजनीति का प्रवेश रहता है, क्योंकि वहां भी जो चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं वो शिक्षा को राजनीति से जोड़ने के लिए भी ये भी एक जरूरी पहलू है। शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था आपस में अंतर संबंधित है, या यूं कि उत्क्रमणीय संबंध है जो दोनों तरफ चलता है। एक होता है अनुत्क्रमणीय और एक होता है उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय एक तरफ का और उत्क्रमणीय दोनों तरफ का संबंध। ये क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। शिक्षा की बात करूं मैं तो सामाजिक व्यवस्था की सभी उप व्यवस्थाओं में शिक्षा है जो महत्वपूर्ण एक उप व्यवस्था है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था की सभी उप व्यवस्थाओं में से शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था है, यानी कि उन उप व्यवस्थाओं में से एक भाग उप व्यवस्था के रूप में शिक्षा का है, और ये सभी उप व्यवस्थाओं के केंद्र में होती है। केंद्र में कैसे? जितनी भी सामाजिक व्यवस्था की उप व्यवस्था जुड़ी होती है वो उसके केंद्र बिंदु में जो उप व्यवस्था है वो कौन है? शिक्षा है, या यूं क्यों स्कूल है। स्कूल के माध्यम से सभी प्रकार के हम सामाजिक व्यवस्थाएं सीखते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चा क्या करता है? एक तो फिक्स होता है स्कूल में टाइमिंग, प्लस स्कूल की कुछ विधि होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्त होते हैं, कुछ टाइमिंग होते हैं, कुछ मतलब अनवरत अध्ययन करने के जो पुस्तक है उनके माध्यम से हर क्लास की परीक्षा देकर आगे बढ़ता है। तो हर क्लास का अपना लेवल निर्धारित करता है बच्चा किस क्लास तक कितना बच्चा सामाजिक हो जाना चाहिए,
किस क्लास तक बच्चे में कितने सामाजिक परिपक्वता आ जानी चाहिए। इसलिए जो स्कूल है आपके, स्कूल या यूं कहूं शिक्षा है, ये सभी उपयोगिताओं में क्या होती है, केंद्र बिंदु पर होती है। देखिए शिक्षा होती है आपके वो परिवार, राजनीति, आस पड़ोस या यूं कहूं सामाजिक वर्ग, धर्म, इन सभी में चलती है शिक्षा। शिक्षा क्या होता है, परिवार, राजनीति, धर्म और सामाजिक वर्ग। इन सभी का शिक्षा के साथ क्या आपस में संबंध है, परिवार धर्म का आपस में संबंध, परिवार राजनीति का संबंध और राजनीति सामाजिक वर्ग का संबंध, सामाजिक और धर्म का संबंध तो है ही है, इन्हीं का शिक्षा के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसलिए एक सामाजिक व्यवस्था है ये, इसमें क्या है, ये सभी उपव्यवस्था है, परिवार उपव्यवस्था, धर्म, सामाजिक वर्ग, राजनीति और शिक्षा, ये सभी क्या है, इसकी उपव्यवस्था है। और इस उपव्यवस्था के मध्य में कौन है, शिक्षा है, या यूं कि केंद्र बिंदु इसका कौन है, शिक्षा है, जो सभी के साथ क्या होती है, अंतर संबंधित होती है। बीच बीच में आप कुछ पार्ट और इन टॉपिक को जो मैं बोर्ड पे लिखा होता है उसका आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बाद में आप पढ़ने के लिए या देखने के लिए आपके काम आ सकता है। देखिए हमने ये सामाजिक व्यवस्था तो पढ़ ली, शिक्षा का परिवार के संबंध, शिक्षा का राजनीति के साथ संबंध, शिक्षा का धर्म के साथ, शिक्षा का सामाजिक वर्ग के साथ, इसके अलावा इनका आपस में भी क्या है, संबंध है, लेकिन इसका सेंटर बिंदु वो कौन है, शिक्षा या स्कूल। ये क्या है, सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है और ये इसके केंद्र बिंदु में होती है सामाजिक व्यवस्था के। इसका निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, इसका निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था है वो सभी उप सामाजिक व्यवस्थाओं से मिलकर बनी होती है, और हर सामाजिक व्यवस्था के जो तीन आधार बिंदु होते हैं वो क्या है, संरचना, संस्कृति और व्यक्तित्व। ये तीन बिंदु ध्यान कर लेना, कौन कौन से, संरचना, संस्कृति और व्यक्तित्व, तीन बिंदु होते हैं वो इसके क्या है, तीन उप तत्व होते हैं, तीन जो निर्धारित तत्व होते हैं। और प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था उप सामाजिक व्यवस्थाओं से मिलकर बनी होती है, और हर उप व्यवस्था के भी क्या होते हैं, तीन तत्व होते हैं, कौन कौन से, सामाजिक व्यवस्था के संरचना, संस्कृति और व्यक्तित्व। और ये तत्व पहले सामाजिक व्यवस्था में होते हैं, फिर उप सामाजिक व्यवस्था में होते हैं, और फिर आगे निरंतर चलते रहते हैं। हर सामाजिक उपव्यवस्था के साथ ये तत्व चलते रहते हैं, संरचना, संस्कृति और व्यक्तित्व। ये आपका इसमें मुख्य निष्कर्ष है पूरी सामाजिक व्यवस्था का। एक बार मैं वापस दोहरा देता हूं, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था विभिन्न उप सामाजिक व्यवस्थाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के तीन तत्व होते हैं, संरचना, संस्कृति और व्यक्तित्व, और यही तीनों तत्व हर सामाजिक उपव्यवस्थाओं के हो गए, और फिर उपव्यवस्था के और आगे उपव्यवस्था होगी उसके भी ये तीनों तत्व चलते हैं। इस प्रकार निरंतर ये व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित रहती हैं। अब अपन बात करते हैं समाजीकरण। समाजीकरण की बात करूं मैं तो देखिए समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एक सामाजिक संबंधों की क्या है, व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों की कैसे, सामाजिक संबंध क्या आपके, जो मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क में आने, एक दूसरे के साथ संबंध रहने की जो व्यवस्था है, या एक दूसरे के जो संबंधों से सीखता है वही क्या है, आपकी समाजीकरण है। इसके किसी भी बालक को एक सामान्य बालक से एक संस्कारी बालक में बदलना ही क्या है, समाजीकरण है। कोई भी बालक सामान्य बालक है या किसी भी प्रकार का बालक है, उसको एक संस्कारी बालक के रूप में बदलना वो भी क्या है, समाजीकरण है। इसके अलावा जो समाज के मान्य नियम है, मान्य रीति रिवाज है, उसके अनुसार किसी भी बालक को उन रीति रिवाजों के अनुसार डालना, उन मान्य नियमों में प्रवेश करवाना, वो भी क्या है, एक समाजीकरण है। आगे मैं बात करूं, समाजीकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति है जो हर एक दूसरे के साथ निर्भर रह करके और सामाजिक जीवन जीना सीखता है, या यूं क्यों कोई भी मनुष्य या किसी भी व्यक्ति को पशु से मनुष्य बनाना है तो वो आपकी समाजीकरण है। समाजीकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति है जो पशु से मनुष्य बनता है, यानी मनुष्य पशु से मनुष्य
यहाँ कोई वो विज्ञान वाली डिटेल नहीं, उसकी जो प्रवृत्ति है, एक किसी भी मनुष्य की हम देखते हैं एक पार्श्विक प्रवृत्ति का मनुष्य होता है, पशु प्रवृत्ति का मनुष्य होता है, वो समाजीकरण में आएगा, समाज के साथ आएगा। समाजीकरण के लिए जरूरी है समाज में आना, और समाज में आएगा तो समाज के अच्छे नियम सीखेगा, समाज के अच्छे कानून सीखेगा, जिससे उसकी पार्श्व प्रवृत्ति है वो मानव प्रवृत्ति में रूपांतरित होती है। ये आपकी समाजीकरण है। अब हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न शिक्षाविदों की दी हुई सामाजिक परिपक्वता के बारे में परिभाषा। देखिए मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूं। सामाजिक परिपक्वता के बारे में क्या परिभाषाएं दी गई है। परिभाषाओं की बात करूं तो एक परिभाषा आती है व्हीलर नामक मनोवैज्ञानिक की। व्हीलर कहता है, वैसे आपको इस प्रीवियस में परिभाषा इतनी शायद नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम दो परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। व्हीलर क्या कहता है, व्यक्तियों को संतुलित करने की प्रक्रिया समाजीकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा व्यक्तियों में वे ज्ञान, कौशल और स्वभाव अर्जित किए जाते हैं जो उनको समाज का योग्य सदस्य बनाता है। व्हीलर क्या कहता है, देखो, व्यक्तियों को संतुलित करने की प्रक्रिया समाजीकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा व्यक्तियों में वे ज्ञान, कौशल, स्वभाव अर्जित किए जाते हैं जो उनके समाज का एक योग्य सदस्य बनाता है। यह परिभाषा आपके व्हीलर की। अगली परिभाषा आपके बोगार्ट्स की। यह कहता है समाजीकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास तथा एक साथ कार्य करने की उसकी इच्छा एवं योग्यता में वृद्धि करता है। बोगार्ट्स क्या कहता है, समाजीकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास, एक होता मैं भावना, ये चीज मेरी है, ये चीज मैंने की, ये काम मैंने किया, ये सब मेरा है। एक होता हमारा, ये हमने काम किया, ये हमारी चीज है, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारा परिवार है। एक हम भावना जो परिपूर्ण है, जो उचित है, जो एक आदर्श है, वो क्या है, हम भावना, नहीं कि मैं भावना। मैं भावना एक अनादर्श, हम भावना एक क्या है, आदर्श भावना है। ये आपके दो परिभाषा हैं जो आप समाजीकरण इसके माध्यम से और अच्छा समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक संस्थाओं की। सामाजिक संस्थाएं, जो समाजीकरण की जो संस्थाएं वो कौन कौन सी समाजीकरण की संस्थाओं में, पहला आपके आता है परिवार, दूसरा आता है पड़ोस, फिर आता है पाठशाला, फिर आता है उसके साथी समूह, फिर राजनीतिक संस्थाएं, फिर आर्थिक संस्थाएं और फिर जन संचार के साधन। और परिवार की बात करें तो देखिए परिवार में बच्चा क्या सीखता है। समाजीकरण की संस्थाओं में पहली संस्था कौन है, परिवार। और परिवार में बच्चा क्या करता है, शारीरिक रूप से विकसित होता है, मानसिक रूप से विकसित होता है और सामाजिक रूप से विकसित होता है। इसके अलावा परिवार में बच्चे की भाषा का विकास होता है, विभिन्न सदस्यों के साथ संबंध बनाता है। जो परिवार में क्या करता है, शारीरिक, मानसिक, भाषा का विकास, सामाजिक और इसके अलावा विभिन्न सदस्यों के साथ संबंध और आदतों का निर्माण। जो आदतें वो सबसे पहले कहां आती है, बच्चे के परिवार के साथ आती है। फिर सामाजिक नियमों की जानकारी, अपने परिवार में बच्चा सीखता है समाज में क्या नियम है, उन नियमों की जानकारी और विभिन्न लोगों के साथ समायोजन होना। देखिए परिवार में बहुत सारे मेहमान आते हैं, कोई किसी प्रकार का मेहमान होता है, कोई किसी प्रकार का मेहमान होता है, उस मेहमान को घर में एडजस्ट करता है और उस मेहमान के साथ बच्चा भी समायोजित होना सीख जाता है। परिवार के सदस्य उसका अलग स्वभाव होगा, फिर भी वो उस सदस्य का समायोजित होगा। तो समायोजन भी बच्चा कहां से सीखेगा, परिवार से। इसके अलावा अब बात आती है पड़ोस की। देखिए बच्चे के साथ कितने प्रकार के पड़ोस होते हैं। अब कोई पड़ोस होता है अपराधी परिवार, जैसे अपराध करने वाला परिवार है, कोई भग्न परिवार है, कोई टूटा फूटा परिवार है, जैसे किसी के परिवार में माता पिता का तलाक हो गया, वो बच्चे के साथ रहते हैं, उसमें पिता ने रहता नहीं, केवल माता के साथ बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चे बिगड़ेल प्रवृत्ति के हो सकते हैं, या उनमें डर का जो रुतबा होता है वो नहीं होता है, तो उसमें पास वाला जो बच्चा वो भी उस बच्चे की तरह सीखना चाहेगा, जिससे उसका समाजीकरण प्रभावित होगा। इसके अलावा अमीर परिवार है, अमीर परिवार के बच्चों की स्थिति अलग होगी, गरीब परिवार है उसकी स्थिति अलग होगी, उनका भी उस समाजीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मानव कल्याण की भावनाओं की ओर प्रेरित होना, जैसे कोई भी बच्चा है या उसका परिवार है, पड़ोस है, उसका जो मानव कल्याण करता है, अगर उसका पड़ोस मानव कल्याण करता है तो उसके पास में रहने वाले बच्चे भी मानव कल्याण की तरफ प्रेरित होंगे। एक दो बार वो पड़ोसी के साथ जाएंगे, पड़ोसी के साथ जाके देखेंगे वो क्या कल्याण के कार्य कर रहे हैं, फिर वो भी खुद करने की कोशिश करेगा, वो भी उन कार्यों को जीवन में उतारेगा, तो मानव कल्याण की भावनाओं का भी विकास इसमें अच्छा हो जाता है।
इसके अलावा सामाजिक परिवार आता है। फिर आता है आपके पाठशाला। पाठशाला में बच्चा साथियों के साथ संबंध, अध्यापक के साथ संबंध और साथी समूह और शिक्षा में के प्रति उसकी भावना और सामाजिक संबंधों का विकास होता है। इसके अलावा साथी समूह, साथी समूह में देखो कुछ अपराधी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं और कुछ उभयमुखी होते हैं, कुछ धार्मिक और संस्कारी बालक भी होते हैं। उनसे हर बच्चा प्रभावित होता है, तो उससे भी उसका प्रभाव प्रभावित होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो राजनीतिक संस्थाओं की, राजनीतिक संस्थाओं में कौन होता है? विधानसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, जिला परिषद है। ये विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनके क्या नियम है, कैसे इसका चलन होता है, उनसे भी बच्चा प्रभावित होता है और खुद को भी उसकी तरफ डालना चाहता है कि मैं भी उन संस्थाओं को हैंडल करने वाला बनूं, मैं भी उस संस्थाओं का सदस्य बनूं। तो ये भी एक समाजीकरण को प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा आर्थिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाओं में कौन आता है? बैंक या सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, गृह निर्माण समितियां, इंश्योरेंस कंपनियां, ये भी क्या करती है? समाजीकरण करती है। इसके अलावा जनसंचार के साधन, और जनसंचार के साधन में टीवी, रेडियो, मोबाइल, वीडियो गेम वगैरह जो भी है, ये भी जनसंचार के साधन है। इस प्रकार ये जो सारी संस्थाएं वो क्या? समाजीकरण की संस्थाएं। और इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परिवार, पड़ोस, पाठशाला, साथी समूह, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं और जनसंचार के साधन, इन सभी के द्वारा बच्चे में संपूर्ण रूप से सामाजिक होता है, संपूर्ण रूप से समाजीकरण होता है। और समाजीकरण के लिए बच्चा समाज में आएगा, समाज में आएगा तो उसका प्रभावित समाजीकरण होगा और प्रभावित समाजीकरण के लिए विद्यालय में बच्चे का कोई एक अनुकरण करने के लिए रोल मॉडल होता है और उसमें शिक्षक उसका मुख्य रूप से अनुकरण करने का रोल मॉडल होता है। इसलिए शिक्षक और समाजीकरण के लिए शिक्षक का सामाजिक विकास अच्छा होना चाहिए, उसमें समाजीकरण की भावना, उसकी सामाजिक परिपक्वता वो अच्छी होनी चाहिए। अगर शिक्षक अच्छा है तो उसके बच्चे अच्छे होंगे, शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो बच्चों का व्यवहार अच्छा होगा। इसलिए प्रमुख रूप से पहले सुधार शिक्षक का होगा, फिर उसमें बच्चों का विकास होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर आपके सामाजिक परिपक्वता का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम आगे पढ़ेंगे नेतृत्व, वो अगली क्लास में बात करेंगे नेतृत्व की। उससे पहले साथियों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है, आपको क्लास में आनंद आता है, आपको लगता है वाकई में हमारी क्लास कुछ काम आएगी, आपको लगता है कि हम आपको बीएसटीसी में, प्री बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन करवाएंगे, तो देर किस बात की, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। अधिक से अधिक कमेंट दीजिए, अधिक से अधिक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे को भी जोश, जुनून, जज्बा बना रहे और हम अगली क्लास तक आपको और अच्छा पढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में नई शुरुआत के साथ।